हम्म, चलो बोलो क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करते रहो। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी पैरेलल डीसी एंड हाँ 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 बस रहने दो। एग्जाम मत देखो, एग्जाम्पल देखोगे तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा ना। देखो ये कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम उसका हमें ट्रेपेजियम एबीसीडी है, उसका हमें एरिया फाइंड करना। इसमें एक साइड, भाई ट्रेपेजियम है तो कोई साइड तो पैरेलल होनी चाहिए, तो उसमें दे रहा है कि ए बी पैरेलल टू डी सी। ओके देखो ये ट्रेपेजियम हम इस शेप को बना लेते हैं ऐसे। एक बात देखो, अगर हम तुम इसको ए बी लिखोगे ना तो इसको सी डी लिखना ही पड़ेगा। तो देखो पहले ए बी बड़ा है, सी डी बड़ा है। ए बी है 77 और सी डी है 60, तो ए डी को नीचे वाले को ही ए बी देना पड़ेगा। ए बी और सी डी देखो, ए बी है कितना 77 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 25 सेंटीमीटर एंड डी सी कितना है 60 सेंटीमीटर और यह है 26 सेंटीमीटर। ओके तो वो कह रहा है कि ये हमें इस ट्रेपेजियम का क्या फाइंड करना, एरिया फाइंड करना। ये तो वही है जो कल हम जैसे सॉल्व किए थे, हम सेम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे बुक में अजीब तरीके से दिया है, मैं समझ रहा हूँ। देखो अगर हम एक, चलो देख लेते हैं यहाँ से। जानते हैं इनकी बुक में कैसे दिया है वो, मतलब हाँ तरीका सही है, मैं नहीं कह रहा। वो ऐसे करके ना फिर एक ऐसी इक्विलेटरल बना लिया, इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया। ये 26 का है तो ये भी 26 का ही कर दिया। ऐसा नहीं, सीधे हम लोग सिंपल सॉल्व कर रहे थे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करो, एक परपेंडिकुलर यहाँ और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करो, बस अपना काम बन जाएगा इसमें। देखो हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है, वो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, इसका नाम m रख लो, इसका नाम n रख लो। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या है कि डी एम परपेंडिकुलर ऑन किस पे, परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ऑल्सो सी एन इज परपेंडिकुलर ऑन किस पे, ए बी। दोनों हमने ए बी पर एक कंस्ट्रक्शन किया, बस उसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर हम इसकी साइड, इतनी साइड को x सिलेक्ट कर, अच्छा 77 क्या है, टोटल है ना। तो अगर, अच्छा एक बार बताओ, जब ये 77 टोटल है और हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हमें ये भी पता है कि एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। और ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी, भाई जब इस पर परपेंडिकुलर है तो इस पर होगा ही परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों लाइन क्या है आपस में, पैरेलल है। तो ये भी ऑटोमेटिक परपेंडिकुलर होगा। तो उससे ये वाली साइड 60 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अब जब ये 60 हो गया तो बचा कितना, 17 सेंटीमीटर। बोलो, यानी कि जो अब जो बची हुई इस ए बी साइड की जो बचे हुए पार्ट हैं उन वो दोनों मिलकर कितना होने चाहिए, 17 होने चाहिए। तो अगर तुम इसको x सिलेक्ट कर लो तो ये कितना बचेगा, 17 माइनस एक्स बचेगा। समझ पा रहे हो, ये 17 माइनस एक्स बचेगा। अब इस हाइट को तुम अगर h नाम देते हो तो इसको भी क्या देना पड़ेगा मैं, h, और दोनों की साइज क्या है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों क्या होता है, ये दोनों क्या, देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे ही। तो ये h है तो ये भी h होगा। हमने बोला था ना इसमें हम इसमें सॉल्व करेंगे, एक बार इसमें सॉल्व करेंगे। बोलो, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे और इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे, तो वहाँ से h स्क्वायर को इक्वल कर लेंगे, तो वहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। और जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर दोबारा हम पाइथागोरस लगा कर h की वैल्यू निकाल देंगे। और जैसे ही h की वैल्यू निकली तुरंत क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, हाइट निकल जाएगी ना। चाहो तो सॉल्व कर ही देते हो। उसके लिए सिलेक्ट कर लो कि लेट एन वी इक्वल कितना मान लेते हैं, x सेंटीमीटर।
या फिर ऐसे लिख लो कि सच दैट डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड सी एन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ए बी की लेंथ है वही किसकी इक्वल होगी, वो डी सी की होगी। ए बी नहीं, ए बी नहीं, यम एन जो एम एन की लेंथ होगी वही डी सी की लेंथ होगी, और यह है 60 सेंटीमीटर। ओके, वही 60 सेंटीमीटर है। तो नाउ अब यहाँ से जो ए एम बचा है ए एम प्लस एन बी, ये दोनों मिल करके कितना होना चाहिए, 77 माइनस 60 होना चाहिए। मतलब वही चीज़ हम थोड़ा सा और क्लियर करके लिख रहे हैं। तो ए एम प्लस एन बी इक्वल टू होना चाहिए 17 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से ए एन और ए एम और एन बी की हमें वैल्यू नहीं पता, तो इसमें से एक को अगर हम एक्स सेलेक्ट कर लेंगे, लेट ए एम एन बी को लिखो क्योंकि हमने उसको लिखा, लेट एन बी इक्वल टू क्या, एक्स सेंटीमीटर। जब हम एन बी को एक्स मानेंगे तो ए एम प्लस एक्स इक्वल टू 17, तो यहाँ से ए एम कितना हो जाएगा, 17 माइनस एक्स, ये चीज हो गई। उसके बाद इन राइट ट्रायंगल ए एम, बोलो इन राइट ट्रायंगल ए एम डी, इस राइट ट्रायंगल ए एम डी की बात करें तो यहाँ से एच स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 26 का होल स्क्वायर। देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस 17, देखो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। तो एच स्क्वायर और प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x इक्वल टू 676। यहाँ से h को लेफ्ट में रखो, बाकी सबको राइट में शिफ्ट कर दो। एच स्क्वायर इक्वल टू वो एक्स स्क्वायर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और 34 जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 34 माइनस, अच्छा ये 676 ऑलरेडी है ना राइट में, तो 676 प्लस में रहेगा, इस 289 को लेकर आएंगे क्या हो जाएगा, माइनस, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 34 टाइम्स ऑफ एक्स, इसको माइनस करोगे कितना आएगा, प्लस 387। यहाँ से इसको इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम देकर के छोड़ दो। ओके, अब सेम ही काम करेंगे किसमें, इन राइट ट्रायंगल एन बी सी में। इन राइट ट्रायंगल एन बी सी, इस ट्रायंगल में देखते हैं, तो एन बी सी में देखते हैं, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर। देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सही है, इसको सेकंड नाम देते हैं। बाई फर्स्ट और सेकंड हम देख पा रहे हैं कि दोनों के एलएचएस क्या है, इक्वल, तो आरएचएस इक्वल होंगे ही। बाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 34 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 387 इक्वल टू, और यहाँ 625 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल, तो 34 टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टू 625 माइनस 387, तो 34 टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 238 आएगा। देन x इक्वल
238 डिवाइडेड बाई 34। मेरे ख्याल से 17 से कैंसिल होगा। देखो 17 माइनस 17 बचेगा 6, 17 4 68 और 17 2 34। सोच पा रहे हो? 17 माइनस 17 और 23 माइनस 17 बचेगा 6 और 6 8 68 और 17 4 68 और 17 2 34 2 7 14, यानी x इक्वल कितना आ गया 7। जब x इक्वल 7 आ गया तो फिर हम अगेन इन ट्रायंगल NBC में काम कर लो, या फिर x की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, x की वैल्यू को यहाँ, मतलब वही काम करेंगे जो हम यहाँ लिखेंगे, तो पुट ही कर लो डायरेक्टली। पुटिंग x इक्वल 7 इन इक्वेशन सेकेंड, h स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 7 स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 49, देन x स्क्वायर इक्वल हो गया h स्क्वायर इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे कितना होगा 576, 576 किसका स्क्वायर होता है, सो h इक्वल हो गया 17 सेंटीमीटर। हमें किसका होता है 26, कंफ्यूज करो 24। ओके ओके चलो, अब देखो हमें हाइट एकदम अच्छे से मिल गई ना। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्टली लगा लो, यानी कि सच दैट, बताओ ग्रेसेन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है? हाँ ग्रेसेन बोलो, नहीं याद है ये तो बोलो यार, ट्रेपेजियम का फार्मूला नहीं याद है ये, अभी तुरंत हम पढ़ के निकल रहे हैं इसके बारे में। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू, क्या होता है देखो बेस क्या, पैरेलल साइड क्या क्या है बोलो, AB प्लस DC, और हाइट क्या है, हाइट यहाँ पर हमने NC लिया, CN लिया, तो हाफ इंटू AB कितना है, AB टोटल है 77 ना, और प्लस DC कितना है 60 और मल्टीप्लाई बाई 24, तो ये हो गया, इन दोनों को सम कर लो तो 137 और इंटू 12 होगा ना ये, तो 137 को 12 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। मल्टीप्लाई करा लो कितना आ रहा है, कितना है राशि, मल्टीप्लाई करा नहीं हो, करा तो नहीं थी 1608 सेंटे तुमसे बात, तुमको सिर्फ भरोसा करने से पहले हम अपने ही कर लेते, हो रहा था। हाँ देख देखो कितना आसानी से निकल गया। हाँ हाँ दूसरे का तो, अपना तो मेहनत है नहीं। चलो नोट कर लो, इतना जिप क्यों, बोलो क्वेश्चन क्या है, सी को 6 वाला छोटा क्वेश्चन है बड़ा, बोलिए MCQ को 6 वाला क्वेश्चन। on increasing the length of a rectangle by 20% and decreasing breadth by 20%. What is the change in its परसेंट बताना तो काफी दिया, हाँ तो परसेंट नहीं कहा, ओके 20% इंक्रीज 20% डिक्रीज सेम हो जाए 4%। कौन सा लग रहा है तुम्हें बताओ, हाँ ये क्या है, इंक्रीजिंग रेक्टेंगल है ना, देखो 4% वाला, अच्छा चेंज हमने लिखा 4% डिक्रीज है, देख लेते हैं
जानते हो, जब भी परसेंट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें एक पहले ओरिजिनल रेक्टेंगल बनाओ और एक जो ये करा उस हिसाब से रेक्टेंगल बनाओ। तो ओरिजिनल रेक्टेंगल क्या है, ऐसा कोई भी डायमेंशन बना लेते हैं, मतलब ऐसे पता चले कि हाँ रेक्टेंगल है ए बी सी डी। अगर एक तरह से जूम करो, मान लो कि पहले रेक्टेंगल क्या, देखो मान लो पहले रेक्टेंगल की लेंथ क्या थी, एल थी, और ब्रीथ क्या थी, बी थी। तो नॉर्मल अगर हम सिलेक्ट कर देते हैं, लेट लेंथ इक्वल टू एल सेंटीमीटर, कोई भी चीज़ हो, सेंटीमीटर कोई भी यूनिट हो, उससे नहीं फर्क पड़ने वाला, और ब्रेथ कितना हो 20 सेंटीमीटर। सो एरिया कितना हो रहा था, एल इंटू बी। मतलब एक नॉर्मल केस की बात करें जिसमें हमने कोई चीज़ इंक्रीज करे ना कोई चीज़ डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमने एल लेंथ माना और बी ब्रीथ माना, तो सिंपली हमारे एरिया क्या आ जाएगा, एल बी आ जाएगा। उसके बाद ये अगली केस में कुछ अजीब चीज़ें करा, मतलब कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि इसको पी क्यू आर नाम देते हैं। कह रहे ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बाय 20%। नाउ न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, देखो वो कह रहा है कि लेंथ को हम कितना इंक्रीज करेंगे, 20%। अगर हम कहें कि हम तुम्हारे पास 100 रुपये है, हम तुमको 100 रुपये मतलब 1% होता है ना, 100 रुपये मतलब 100% होता है। हमने कहा कि तुमको हम 20% और बढ़ाना चाह रहे हैं तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास कितना रुपये हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना। तो जितना पहले तुम्हारे पास था वो तो रहेगा ही, साथ में हम जितना इंक्रीज करेंगे वो तो और ऐड होगा ना उसी में। तो इसकी न्यू लेंथ यानी कि पहली लेंथ क्या थी इसके पास, यल थी, और अब कितना इंक्रीज किया जा रहा है, 20% ऑफ एल। बोलो आखिर 20% इंक्रीज किया जा रहा है, तो किसका इंक्रीज करोगे 20%, लेंथ का ही तो करेंगे। हम कहें तुम्हारे पास 1 लाख रुपए, तो 1 लाख में 20% इंक्रीज करेंगे, तो 20% किसका निकालेंगे हम, 1 लाख का ही तो निकालेंगे। उस तरह से लेंथ अगर है तो लेंथ का ही 20% हम निकालेंगे। तो एल प्लस 20 इंटू एल अपॉन 100, तो 20 2500 डायरेक्टली बोलो कितना आएगा, 5 सोच पा रहा ना ये चीजें, इतना एल, ये क्या है, न्यू लेंथ हमारी, ये न्यू लेंथ हमारी। अब न्यू ब्रीथ कितना, यही हो जाएगा सर, न्यू ब्रीथ। देखो ब्रीथ के बारे में क्या करना, एंड डिक्रीजिंग ब्रीथ बाय 20%। और ब्रीथ पहले कितना था, पहले बी था, लेकिन अब उसको डिक्रीज करके कितना किया जा रहा है, देखो बी में से 20% ऑफ बी क्या किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है, यही तो है। तो ये हो गया बी माइनस 20 इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। तो 25 जा 100 और 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4। बोलो तो 4b अपान 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये न्यू ब्रीथ है। अब वो कह रहा है कि बताओ एरिया में क्या चेंजिंग हुई है। तो पहले एरिया कितना था, LB, और अब एरिया निकाल के देखते हैं कितना होगा, न्यू एरिया। तो न्यू एरिया क्या होगा, न्यू एरिया बताओ क्या होगा, L इंटू बी होगा ना। तो 6L अपान 5 इंटू 4B अपान 5, टोटल कितना आ गया, कैंसिल, 24 अपान 25 टाइम्स ऑफ LB। अब मुझे एक बार बताओ, क्या ये 24 अपन 5 1 से बड़ा है छोटा है, 7 से छोटा है। बोले छोटा है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका मतलब एरिया डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, और ये देखो ये 1 मतलब ये 1 एक तरह से ये 1 LB है और वो 1 से छोटा LB है। तो नो, ओरिजिनल एरिया समझा रहे हैं और अच्छे से, ओरिजिनल एरिया इज ग्रेटर देन न्यू एरिया। बोलो सही है, जो हमारी ओरिजिनल एरिया थी पहले वाली वो बड़ी है न्यू एरिया से। नाउ डिक्रीज इन एरिया, नाउ डिक्रीज इन एरिया इक्वल टू क्या होगा, हम पुराने वाले में से नए वाला माइनस करेंगे ना, तभी तो हमें पता चलेगा हाँ कितना एक्चुअल में कम हुआ है। ये आप वन करके एलसीएम ले लोगे, डायरेक्टली बोलो कितना आएगा, 25 में 25 माइनस 1 कितना आएगा, LB अपन 25 ही तो आएगा। सोच पा रहे हो चीजें, इतना तो समझी रहे हो। ये देखो 25 LB माइनस 24 कितना, सिंपल LB अपन 25। ये क्या है, डिक्रीज है।
अब इस तरह से ना वो लॉस परसेंट, लॉस प्रॉफिट सोचो, तो जब हम लॉस परसेंट निकालते हैं तो लॉस अपॉन सीपी, अच्छा सीपी क्या होता है, कास्ट प्राइस, वो जो सबसे पहले खरीदा होता है। तो इसकी तरह से जो पहले सबसे पहले एरिया वो क्या थी, एलबी थी, बोलो सबसे पहले एरिया क्या है, एलबी। नो परसेंटेज डिक्रीज, डिक्रीज परसेंट इन एरिया, डिक्रीज परसेंट इन एरिया। तो डिक्रीज कितना है वो देख लो, तो एक तरह से फार्मूला क्या बनेगा, डिक्रीज अपॉन प्रीवियस इंटू 100। तो डिक्रीज कितना है, डिक्रीज है LB अपॉन 25 अपॉन ये LB और इंटू 100। देखो बड़े बट्टे के ऊपर एक बट्टा, बड़े बट्टे के नीचे एक बट्टा करोगे तो ये हो जाएगा LB अपॉन 25 टाइम्स ऑफ LB और इंटू 100। तो LB से LB कैंसिल, 25 का 100, यानी 4% क्या आ रहा है, डिक्रीज। किस में हुआ डिक्रीज, एरिया। सो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नोट करिए। बोलो क्वेश्चन क्या है, बोलो तो नहीं यार, सिंपल सॉल्व किया जाए और क्या। The length of a rectangular half more than then then is important. Length is what? 1.5. चलो जी देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रीथ, इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज इतना दिया देन इट्स लेंथ इज व्हाट। इतना आसान क्वेश्चन कहाँ मिलने वाला। देखो कह रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रीथ, मतलब जो रेक्टेंगुलर हॉल की लेंथ है वो ब्रेथ से कितना ज्यादा है, 5 मीटर। तो किसको लेट करोगे, बिल्कुल लेट, हाँ ब्रेथ ऑफ हॉल ऐसे कर लो इक्वल टू x मीटर, देन लेंथ ऑफ हॉल कितना हो जाएगा, x प्लस 5 मीटर, सच दैट एरिया का फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी, और एरिया दिया कितना हुआ 750 इक्वल टू L कितना है x और नहीं x प्लस 5 और है x, तो 750 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इस 750 को राइट में शिफ्ट कर लो और उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, तो एक ही बार देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0, बोलो सही है। इसके बाद मिडिल टर्म एक स्प्लिट लगाओगे ना, बोलो सोच के बताओ। 30x माइनस 25x, हाँ 25 से 75, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है x, बचा क्या x प्लस 30 माइनस 25 हमने कॉमन किया, बचा क्या इक्वल टू 0। तो अब कॉमन क्या मिल रहा है, बचा क्या, उसी फ्लो में बोलते आ रहे हो, बात करते हुए बोलते आ रहे हो। हाँ हाँ, तो अब तक नहीं दिख रहा था वो, ये भी तो दिख रहा है। वही कहावत है ना कि नाच नाम आगन टेढ़ा, नाचने आ ही नहीं रहा, कह रहे हो आगन टेढ़ा है। इफ x प्लस 30 इक्वल टू 0 देन x इक्वल कितना माइनस 30, और इफ x माइनस 25 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 25। आंसर ऑप्शन कौन सही, मतलब ये x वाला 25 वाला सही है। हमसे क्या पूछ रहा था, लेंथ पूछ रहा था ना। सो लेंथ ऑफ द रूम कितना हो जाएगा, 25 + 5 = 30 मीटर।
इसमें क्या है बताइए जो नहीं समझ में आया। सॉल्व किए, आंसर भी आया है, लेकिन ऑप्शन में शायद दिया नहीं होगा। ऑप्शन में नहीं दिया है, सर इक्का है 30। सेंटीमीटर है फोर्थ वाला। हाँ क्या महिमा दीदी? नहीं सर, लगाए भी है, आया भी है। महिमा दीदी का बकरी का थोड़ा खाया करो खाया करो। महिमा दीदी सर बकरी कहाँ से लगाना? अरे बकरी मत खाया करो, हम कह जी खाना खाया करो, थोड़ा दिमाग उससे तेज काम करेगा। नहीं सर, देखिए सॉल्व किए हैं, आया है, कल रात को ही। सोचे थे गलत है। देखो इफ फोर साइडेड फील्ड कह रहा है, इफ फील्ड है जो फोर साइडेड है, पढ़ लेते पूरा। द लेंथ ऑफ द लॉन्गर, ये कौन सा क्वेश्चन है, पेज नंबर है 702 का, RS अग्रवाल का क्वेश्चन 20। इन अ फोर साइडेड फील्ड द लेंथ ऑफ अ लॉन्गर डायगोनल इज 128 मीटर, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टाइसिस अपॉन दिस डायगोनल और इतना एंड इतना, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ओके, वो देखो फोर साइडेड फील्ड है ना, वो कुछ कह नहीं रहा कि फोर साइडेड फील्ड कैसा है। सनी जी मैंने सनी तुम्हें बिगाड़ रहा लग रहा है, सनी क्यों सी सनी बिगाड़ रहा है। मार्कर रखने लगे थे, कुछ नहीं आ जाता। बात कर लो डिबेट करो। देखो कह रहा है फोर साइड फील्ड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज 128। अज्यूम कर लो ये लॉन्गर है, अजीब नहीं है सर। थोड़ा सा रुको सही कर ले तो भाई, नहीं अज्यूम करोगे तो। देखो जी अब देखो ये डायगोनल बड़ी होगी ना, ए बी सी डी, और ये कितना है 128 सेंटीमीटर, मीटर है, मीटर 128 मीटर है। उसके बाद कह रहे द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टाइसिस अपॉन दिस डायगोनल आर 22.7 एंड 17.3 मीटर। बहुत आसान। देखो कह रहा है इस वर्टेक्स से इस मतलब इस डायगोनल से जो अपोजिट वर्टेक्स है वो इस डायगोनल से कितने कितने दूर पर है। एक कह रहा है 22.7 और दूसरा कह रहा है 17.3। अब देखो जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं और डिस्टेंस दिया नहीं है तो वहां कौन सा, देखो दो वर्टेक्स है कि नहीं, एक वर्टेक्स ये वाला है, एक वर्टेक्स ये वाला, और ये दोनों कैसे होंगे, क्योंकि जब कहा नहीं है कि हमें डिस्टेंस, बस ये कहा कि डिस्टेंस मेजर करना है तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो बड़ी वाले के लिए बड़ा वाला होगा, छोटा बोले ये बड़े वाला जो वर्टेक्स दूर होगा उसका डिस्टेंस बड़ा होगा, जो वर्टेक्स नजदीक होगा उसका डिस्टेंस छोटा होगा। तो 22.7 होगा ना इसका। तो क्या एरिया निकालने में कोई दिक्कत है क्या भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब फिगर हाँ समझना था, ये फिगर का ही चिपका लो जल्दी से कॉपी पे। बोलो क्वेश्चन क्या है, बोलो क्वेश्चन क्या है। The side of square is equal to side of an equilateral रहेगा, हाँ, the ratio here area is what, of course, was to बोल दो, हाँ, कौन सा लगेगा, ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है। देखो कह रहा है एक स्क्वायर है और एक क्या है, रेक्टेंगल है। आदर्श स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या बोलो जी, अभी तो
बाइसेक्टर ईच अदर नहीं, बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद प्रॉपर्टी नहीं आती, एकदम भर भर की प्रॉपर्टी होती है इसमें। ऑल साइड इक्वल, अपोजिट साइड आर पैरेलल, ऑल एंगल 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और डायगोनल डिवाइड्स द स्क्वायर इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सब चीज़ें भूल जा रहे हो। हाँ, एक चीज़ देखो ये कह रहा है कि सुनो, द साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की साइड इज इक्वल टू साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब जो साइड की लेंथ स्क्वायर की है वही साइड की लेंथ किसकी है, ट्रायंगल की है। तो ए अगर इसकी साइड मान लो तो इसकी भी साइड क्या हो जाएगी, ए। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में ना। देखो कह रहा है साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। दोनों की साइड लेंथ इक्वल है। अब कह रहा है कि दोनों की एरिया का रेशियो क्या होगा वो चेक करते हैं। तो इसका एरिया बताओ क्या निकलेगा, बोलो। स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि हो गया ए स्क्वायर हो गया ना ये, और इसका एरिया निकालो √3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ये तो होता है। अब इन दोनों के एरिया का रेशियो कितना होगा, रेशियो इक्वल टू हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर अपान √3/4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। बड़े बट्टे के नीचे एक बट्टा है, बड़े बट्टे को ऊपर एक बट्टा करोगे तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, तो 4 चला जाएगा ऊपर, 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर अपान √3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यानी आंसर कितना आया 4:√3। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। सोच पा रही है, नोट कर लो, छोटा सा ही था एकदम। बोलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलो क्या है। each side of an equator triangle is 6√3 centimeter. The altitude of the triangle is what? Option first, 8, 9, 3√2, 3√3, 6 सेंटीमीटर। मिस्टर राजस बताओ कोई आइडिया कैसे सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड क्या है, इक्वल, मतलब किसकी इक्वल है, ओके 6√3। अगर याद करो तो हमने रेक्टेंगल करें इक्विलैटरल ट्रायंगल के हमने हाइट का एक फार्मूला डिराइव किया था। बोलो आदर्श। हाँ, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने फार्मूला बताया था। तो एरिया का ऐसे ही बोलो, डिस्टेंस नहीं, सीएम तुम बताओ, इंटू ए स्क्वायर। सेम कितना होता है, हाँ हाँ ना मन्ना, इससे थोड़ी होगा। जो ये बताना चाहोगे, वो तो आइसोसेलेस की बता रही हो बी, इसमें तो यही होगा ना। बड़े शर्म की बात है। हाइट ऑफ एन हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, फार्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू ए, जहाँ ए क्या है साइड, तो √3/2 इंटू ए मतलब कितना 6√3 तो होगा, तो 2 3 6, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 आएगा, और ये 3, ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। लग रहा है कुछ मीठा रखी हो हमारे पास नहीं।
वो 2 दिन हम इसको ओपन कर दिए थे ना, वो जाले वहाँ से, तो सब मक्खियाँ भाग गई अंदर। बोलिए क्वेश्चन शशि नारायण। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल whose area is क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे भाई the area of triangle is what है ना, ऑप्शन है बोलिए 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके 7 रूट 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना, बस सॉल्व करते नहीं। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल, देखो इक्विलेटरल की साइड किसके इक्वल है, ट्रायंगल की रेडियस के बराबर है ना। ये एक मक्खी है, वही सर्कल की रेडियस के बराबर। देखो राशि लेके आई है। देखो कह रहे द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, अगर इसकी साइड को हम x नाम देते हैं तो इसका रेडियस भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। वो कह रहा है कि साइड ऑफ, देखो साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, वो सर्कल की रेडियस के इक्वल है। ये हुज आर इतना कि एरिया ऑफ, क्वेश्चन गड़बड़ है। अच्छा हाँ रेडियस सर्कल हुज एरिया, सही है सही है। यह है एरिया, इस सर्कल का एरिया कितना दिया मैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट, तो भाई साहब यहां से निकाल दो ना, सच दैट एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बस। तो एरिया कितना दिया हुआ है 154 दिया हुआ है, और पाई की वैल्यू क्या होती है, इंटू आर की वैल्यू नहीं पता है, मतलब हाँ एक्स कर लो, सही बात। तो देखो 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, बोलो सही है। और 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, तो 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना होगा डायरेक्टली बोलो 7 सेंटीमीटर, और जो एक्स की लेंथ होगी वही लेंथ क्या इस हमारे ट्रायंगल की साइड की भी लेंथ होगी ना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बताओ शशि नारायण, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये किसका एरिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का ना, यानी कि √3/4 इंटू ए, और ए क्या है 7, तो रहेगा 7 के स्क्वायर, यानी कि 7 7 जा 49 √3/4। कोई ऑप्शन है इसमें, हाँ है तो ऑप्शन बी, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं कि हमें एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगाना था, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया एक रेक्टेंगल बनाओ सबसे पहले। ये ABCD अभी रुको नेमिंग करता हूँ। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 8:5। जब लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दिया ना तो वही लेट कर लो, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 8x सेंटीमीटर मानोगे ना, मीटर मानोगे, क्योंकि आंसर देखो यहाँ हम एरिया मीटर में दिया, तो 8x मीटर।
और ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क की कितना मानोगे? ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क 5x मीटर। देखो कह रहा है कि पाथ 1.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड ऑफ द पार्क। ये पार्क की क्या है, बाहर बना के अंदर बना है? बोलो बोलो जी, पार्क के बाहर बना हुआ है ना? ऐसे बना हुआ है, ये है। और इसकी जो वाइड है वो कितना बता रहा है? वो 1.5 मीटर। ये है 1.5 मीटर। हाँ, इसका एरिया भी दिया हुआ उसने। एरिया कितना दिया हुआ है? हाँ 594 मीटर स्क्वायर इसका एरिया भी दिया हुआ है। कह रहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पार्क, हमें पार्क का डायमेंशन बताना। तो कहीं ना कहीं हमें एक रिलेशन चाहिए। एक बार बताओ, जब ये लेंथ हमने कितना मान लिया? लेंथ हमने 8x माना और ब्रेथ कितना माना है? 5x माना। इसका एरिया कितना होगा? एरिया 8x इंटू 5x होगा ना, यानी कि 40x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका? इस पार्क का ना, बीच वाले का। 40x स्क्वायर इसका बीच वाले का एरिया। अच्छा, अगर हम बाहर की बात करें, यानी कि बड़े वाले रेक्टेंगल का बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ की बात करें, यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्लूडिंग पाथ। अगर हम पाथ को लेकर चलें तब वो पाथ के साथ अगर हम देखें तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी? देखो ये 1.5 मीटर यहाँ पर ब्रीथ है और 1.5 मीटर यहाँ थिकनेस है ना, तो 1.5 कितना हुआ? 3। और एक्चुअल में कितना था वो रेक्टेंगल? 8x, तो 8x प्लस 3 हो जाएगा ना, ये इतना मीटर हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्क इंक्लूडिंग पाथ इक्वल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो ब्रेथ कितना? ये 5x, तो देखो 1.5 यहाँ थिकनेस है, 1.5 यहाँ थिकनेस है, टोटल कितना हो गया? 3। और यहाँ पहले से ही है 5x, तो 5x प्लस 3 मीटर। ये देख लो, ये पहले क्या था? पहले ये था 8x सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये था 5x यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जब यहाँ 3 ऐड कर दिया तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 8x प्लस 3, और ये टोटल ब्रेथ कितना हो गया? 5x प्लस 3। नाउ हम एक रिलेशन अगर बताएं, यानी कि एरिया ऑफ पाथ अगर हम निकालना चाहें तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? सोचो, एरिया ऑफ बड़ा वाला रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ छोटा वाला रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल या फिर कह लो तो एक नेमिंग कर लेते हैं छोटा सा, उससे आसान होगा। बाहर वाले का नाम ABCD रख लो और अंदर वाले का नाम PQRS कर लेते हैं, PQRS। तो एरिया ऑफ किसका हो जाएगा? बोलो, एरिया ऑफ ABCD होगा ना, ABCD माइनस ऑफ एरिया ऑफ किसका? PQRS, इसका एरिया हो गया। अब एरिया ऑफ पाथ कितना दिया हुआ है? 594 इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD कितना आएगा? देखो ABCD लेंथ कितना है इसकी? लेंथ है 8x प्लस 3, 8x प्लस 3 इंटू ब्रेथ कितना है? 5x प्लस 3 माइनस एरिया ऑफ PQRS ही कितना होगा? देखो 40 निकाला गया है ना हमने, तो 40 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही होगा जी। देखो 8 25 40 40x स्क्वायर और प्लस 8 8 3 24x प्लस 5 3 15x प्लस 3 3 9 माइनस 40 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। ये से कैंसिल हुआ ये, तो 594 माइनस 9 को लेफ्ट में लेकर आओ इक्वल टू 24 प्लस 15 कितना होगा? 39x। इसको माइनस करो, कितना आ रहा है ये? 5
85 इक्वल टू 39 टाइम्स ऑफ x, देन x इक्वल हो जाएगा 585 डिवाइडेड बाई 39, कितना आएगा डिवाइड करने पे 15, x की वैल्यू कितना आ गई 15। हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पार्क, तो पार्क की हमें डायमेंशन फाइंड करने थे। सो लेंथ ऑफ द पार्क, देखो लेंथ ऑफ द पार्क हमने कितना लेट किया था 8x लेट किया था ना, 8x यानी कि 8 इंटू 15 यानी कितना आ गया 120 मीटर। और ब्रेथ ऑफ द पार्क कि कितना हमने लेट किया था 5x यानी कि 5 इंटू 15 तो कितना आ गया 75 मीटर। बोलो सिंपल था रे, बस ये चीज़ हमें लिखनी थी। राशि क्यों नहीं लगा बताइए, बोलिए क्यों नहीं लगा।